अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान ओडीआई सीरीज़ के हवाले से। जैसे कि आपको पता है ये सीरीज़ श्रीलंका में खेली जा रही है। इसके 2 मैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी और जिसमें पाकिस्तान को वाज़ह तौर पर 2-0 की बर्तरी भी हासिल है। इसके अलावा आज क्रिकेट एनालिस्ट मैंने वकास यूनुस साहब को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और इनके साथ बात भी करेंगे इस हवाले से। सर, सबसे पहले बताएँ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं। लास्ट मैच आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने मैच जीता और बड़ा नेल बाइटिंग विनिंग हुई है पाकिस्तान की। और आपको पता है अक्सर औकात पाकिस्तान ऐसी मैचेस ही जीतते हैं, सीधे सीधे नहीं जीतते हैं, लास्ट में बड़ा क्रूशल मोमेंट्स भी आ जाते हैं। नसीम शाह ने दोबारा अपना जो पहला मैच जितवाया था अफगानिस्तान के साथ वो दोबारा याद ताज़ा कर दी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एक इंतहाई नेल बाइटर था और थ्रिलिंग मैच था। और जैसे कि पाकिस्तान के हस्ब रिवायत आदत है कि अफगानिस्तान के साथ वो मैच जो है आखिर तक लेकर जाना ही होता है, चाहे वो किसी टूर्नामेंट में हो, चाहे वो सीरीज़ हो। अफगानिस्तान वैसे भी एक फ़ाइट देता है, वो लाजमी देता है और आखिर तक मैच को लेकर जाता है। जहाँ तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस तो दोनों टीमों की कमाल थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखें इस टाइम एक चीज़ दुनिया में हाइप क्रिएट हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है दुनिया की बेहतरीन और डेंजरस बॉलिंग लाइनअप है। पहले मैच में पाकिस्तान ने 59 पर ऑल आउट कर दिया। इस बार जो ओपनिंग पार्टनरशिप ही है जो 227 रन की गुरबाज और इब्राहिम के दरमियान शराकतदारी कायम हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे? उस लिहाज से हम परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उनके वेल नोन जो बैट्समैन, अगर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन या वर्ल्ड क्लास प्लेयर लगाए उनमें 2-3 नाम मेरी नज़र में आते हैं, जिसमें गुरबाज हैं, मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान है। तो ये आप इसमें बॉलिंग को कसूरवार ठहराएंगे? देखिए, बॉलिंग का ऐसा तो कसूर नज़र नहीं आता है। पिच का बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जो आप पिछला मैच हम लोग देखें तो वो पिच इंतहाई जो है टर्निंग पिच थी और उसके अलावा इस दफ़ा जो मैच हुआ इसकी एक तो जो ग्राउंड था वो बाउंड्री भी बड़ी थी और दूसरा फास्ट बॉलर्स को एज सच कोई हेल्प मिली नहीं। और दूसरा पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है, स्पिन हमारी स्ट्रेंथ अब एज सच नहीं रही, जबकि अफगानिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग ही रहती है। अब उनका आपने देखा होगा उन्होंने अपने 30 ओवर्स जो हैं उन्होंने अपने 3 स्पिनर से करवाए हैं और 20 ओवर्स अपने फास्ट बॉलर से करवाए हैं। उसी तरह पाकिस्तान के जो हैं वो 30 से ऊपर ही वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने फास्ट बॉलर से करवाएं, लेकिन पिच जो है वो किसी सूरत बॉलर्स को सपोर्ट कर ही नहीं रही थी। तो लिहाजा 300 से ऊपर स्कोर जाना कोई अजीब बात या कोई हैरत की बात तो थी नहीं, वो कोई भी टीम होती मेरे ख्याल से चला जाना। अच्छा, लेकिन आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के पास स्पिनिंग के हवाले से काम नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कि आपको पता है आगे एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, तो इंडिया के अक्सर जो जितने भी ट्रैक्स हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान स्पिन के दौरान स्पिन को फेस करते हुए बहुत ज़्यादा वीकनेस अपनी फील कर रहे हैं। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि इस वक्त का जो स्क्वाड है वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा है स्पिन के खिलाफ। आज से अगर हम लोग 5-6 साल पहले तक चले जाएं, 2015 से पहले का अगर स्क्वाड देखें तो हमारी स्पिन जो है वो खेलने में भी और करवाने में भी हम लोग स्पिन में हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ स्पिन हुआ करती थी, स्पिन बॉलिंग थी और बैटिंग में भी हम लोग स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेल लिया करते थे। लेकिन अब हमें ऐसा सच नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई एक फुल टाइम स्पिनर हमें जो लंबे अरसे से टीम के साथ चल रहा हो हमें नज़र नहीं आता। खास तौर पर जिस तरह हम लोग अफगानिस्तान को देख लें कि उनके पास तो 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि श्रीलंका और इंडियन पिचेस जो हैं वो तो स्पिन बॉलिंग को ही सपोर्ट करती हैं। खास तौर पे श्रीलंकन पिचेस आपने पहले मैच में देख ही लिया था कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को कितना ज़्यादा टफ टाइम दिया था। और अगर हम लोग पास में भी देखते जाएं तो अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग जो है वो हर दुनिया के बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को भी टक्कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर लैग कर रहा है। हम लोग एक प्रॉपर स्पिनर के साथ उसामा मीर के साथ गए और दूसरा शादाब खान है, वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं कि यानी अगर उनकी बॉलिंग हो गई सो हो गई, ना हुई तो अक्सर होता है कि वो 10 ओवर्स भी पूरे नहीं करवा पाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। एक शायद स्पिनर की हमें जरूरत पड़ जाए, अबरार अहमद मेरे ख्याल से उसके लिए चॉइस हो सकते हैं, या शायद मे बी इस सीरीज के बाद कोई और जो है नवाज भी हमारे पास बाहर बैठे। हाँ, मोहम्मद नवाज भी बैठे। अच्छा, मुझे ना वका साहब एक चीज़ थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, मनकट के हवाले से बताएं जो कि फजल हक फ़ारूकी ने किया। ये जो मनकट किया जाता है क्या ये अलाउ है, ये लीगल है या नहीं है? हमारी ऑडियंस को इस हवाले से भी बताएं। और ये अक्सर औकात जो हमारे बॉलर्स हैं मनकट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करने की कोशिश करते हैं, ये लास्ट में ही क्यों किया जाता है? ये पहले 5 ओवरों में क्यों नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर तो लीगलिटी के बारे में बात की जाए तो ऑफ कोर्स लीगल तो है, आउट है और रूल्स के मुताबिक आउट तो होते हैं। अब कहा जाता है कि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। देखिए जी, अगर इतना स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है तो आईसीसी से आप बात कर रहे हैं उसको खत्म करवा लें, ठीक है। हाँ, लेकिन आमतौर पे इस तरह होता है कि बॉलर्स भी, और इवन हमने एक इंडिया के मैच में देखा था कि श्रीलंका के साथ उनका मैच था और आखिर में मेरे ख्याल से गालिबन मोहम्मद शमी ने उन्होंने जो है ना मैन कट कर दिया था, जबकि उन्होंने बाद में अपील की लेकिन रोहित शर्मा ने आके अपील वापस ले ली थी।
तो जाहिर बात उन्होंने स्पिरिट का जो है ना मुजाहिरा किया। देखें कभी कभार होता है कि भाई डेस्परेट मेजर्स इंसान लेता है, लेकिन अगर हम लोग रियलिटी की तरफ जाएं और मैच सिचुएशन की तरफ जाएं तो कोई भी जो है ना बंदा वो शॉर्टकट्स लेने की कोशिश में होता है, लेकिन आमतौर पर शॉर्टकट्स जो है वो कामयाब नहीं होते। आपने आईपीएल के एक मैच में देखा होगा कि आरसीबी का मैच था और आखिरी बॉल पे शायद वो बच भी जाते, लेकिन बॉलर ने मैन कट करने की कोशिश की, नाकाम हो गया। ठीक है, अब कोशिश तो करने को तो कोशिश कर ही लेते हैं, लेकिन हाँ अगर बात की जाए कि ये सही है या गलत है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ लगती है ये बात। ठीक है, और कई तरीके आउट करने के आपके पास, आपके सामने कोई सेट बैट्समैन नहीं खड़ा था, नसीम शाह कोई सेट बैट्समैन उस टाइम तो नहीं था। हो सकता है अगर फारूकी जो है वैसे बॉलिंग करवा जाते तो शायद वो ओवर वैसे बच जाता। शादाब खान का हम लोगों ने ओवरऑल बैटिंग देखी तो उन्होंने स्ट्रगल की थी, पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो स्ट्राइक पर आ जाते शायद वो बाउंड्री ना लगा पाते। तो लिहाजा अब इस पर तो चमगोइयाँ होती रहेंगी। अच्छा, ये जब भी पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ उतरते हैं या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खिलाड़ी उतरते हैं या अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उतरते हैं, एक राइवलरी इसको ना एक क्रिएट की जा रही है, हाइप दी जा रही है। कोई भी मैच आपके सामने, यहाँ तो ऑडियंस के लिहाज से भी हो, लास्ट टाइम जो एशिया कप वो आपके सामने बहुत ज़्यादा हंगामा राई भी हुई। ठीक है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अफ़गान जो शायकीन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के वाक़यात भी स्टेडियम के बाहर भी नजर आए और स्टेडियम के अंदर भी नजर आए। इस हवाले से क्या आप कहना चाह रहे हैं, इसको कोई स्पोर्ट है या क्या ऐसे? जबकि अगर आप देखा जाए पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तान के कोच रह चुके हैं। रिसेंटली उमर गुल बॉलिंग कोच रह चुके हैं, इंजमामुल हक ने इनका स्टार्ट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने बड़ी सपोर्ट की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, अफगानिस्तान जो है वो जिस इलाके से वो लोग ताल्लुक रखते हैं वो वैसे ज़रा जज्बाती लोग हैं, और क्रिकेट तो वैसे ही एक जो है ना जज्बात से भरी हुई गेम है, इमोशंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। हाँ, अब कुदरती तौर पे ऐसा होता रहा है और ऐसा फील भी होता है कि जैसे अफगान प्लेयर्स जो हैं वो जानबूझ के इतने ज़्यादा जज्बाती नजर आते हैं हमें, और जानबूझ के जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनके बड़े प्लेयर्स अगर आप लोग देखेंगे, जैसे राशिद खान को देख लें या मोहम्मद नबी को देख लें, इवन मुजीबुर रहमान को देख लें, या पहले मोहम्मद शहजाद होते थे उनको भी देख लें, इनकी तरफ से आपको इस तरह के एक्शन नजर आएंगे। आपको इस तरह के एक्शंस जो हैं वो नए जो इनका ब्लड आ रहा है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी तरफ से नजर आएंगे। हमारा जो वर्ल्ड कप वाला मैच था आसिफ अली के साथ जो हुआ था, और इत्तफाकन तब भी नसीम शाह साथ मौजूद थे और शायद वो उसी चीज़ का गुस्सा कर गए थे, और अब भी इसी तरह वो शराब का गुस्सा कर गए। तो लिहाजा इनके नए प्लेयर्स में हमें ये जो है ना जज्बा नजर आता है जो शायद बिला वजह के जोशीले हो जाते हैं, और ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर हमें ज़्यादा नजर आई है। अगर आपने IPL को फॉलो किया हो तो नवीद उल हक ने तो विराट कोहली के साथ लड़ाई कर ली थी। तो इनका तो कोई अलग ही मसला चल रहा है। अलबत्ता क्या ही कह सकते हैं कि जज्बात के भरे हुए लोग हैं कि परफॉर्मेंस उतना कर नहीं पाते शायद, या फिर जितना देते हैं ओवरऑल उतना इनको आउटपुट नहीं मिलता, शायद वो भी एक जो है ना गुस्सा निकलता है। अच्छा, लास्ट मैच हमारा रहता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, सीरीज तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम ये लास्ट मैच जीत सकती है तो ODI की नंबर 1 रैंक पर आ जाएगी। तो इस हवाले से एक तो ये बता दें, और उसके अलावा लास्ट जो मैच है हमारा वो गालबन आज खेला जाएगा। इस हवाले से प्रेडिक्शन क्या है, कोई चेंजिंग नज़र आ रही है टीम में? क्योंकि हमारा मिडल ऑर्डर मसलसल कोलैप्स कर रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। हमने रिजवान को फिक्स कर दिया, बाबर को फिक्स कर दिया, उसके बाद सलमान अली आगा है, उसके बाद हमारे पास इफ्तिखार है, प्लस उसामा मीर को ऊपर ले आए। मुझे ये थोड़ी सी समझ नहीं आई शादाब से पहले, इस हवाले से बताएं। देखिए, अगर उसामा मीर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से उसामा मीर का ऊपर आने का जो वजह थी वो शायद रन रेट को बेहतर करने की कोशिश थी, कि शायद वो आएँ और हिटर हैं, शायद बड़ी हिट लगाने की कोशिश करें और शायद कामयाब भी हो जाएं। लेकिन हमने इस मैच में देखा कि ग्राउंड बड़ा था, 80 मीटर तक की बाउंड्री भी जा रही थी। बिल्कुल। तो लिहाजा आपने देखा होगा कि उनकी इनिंग्स में भी टोटल 2 छक्के थे। ठीक है, और हमारा भी जो आखिर में शादाब ने छक्का मारा था तो आपने देखा था वो पूरा ही बाउंड्री पर गया था। तो मेरे ख्याल से उसामा मीर का तो ऊपर आने की वजह ये थी कि रन रेट को बेहतर किया जाए और शायद जल्दी जो है ना उस वक्त फिनिशिंग की तरफ फिनिश की तरफ जाते। मेरे ख्याल से उस वक्त इमामुल हक साथ मौजूद थे तो शायद उनको सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी बात मिडिल ऑर्डर की आपने की, तो मिडिल ऑर्डर जो है स्ट्रगल एज सच पास में देखा जाए तो नहीं कर रहा है। हाँ, इस सीरीज में बहरहाल कर रहा है। आगा सलमान वैसे तो परफॉर्म करते आए हैं, और इफ्तिखार अहमद को भी आपने देखा कि उन्होंने भी पहले बेशक वो भी नए ही आए हैं टीम में लेकिन परफॉर्म वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तीसरे मैच में ये लोग बेंच जो स्ट्रेंथ है इनकी उसको जो है मौका देने की कोशिश करेंगे, और शायद देना चाहिए भी है, क्योंकि अब इसके बाद तो डायरेक्ट आपका एशिया कप का मैच आएगा। तो लिहाजा जो भी अब सऊद शकील आपके बेंच में बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से उनको शायद मौका मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। तो मिडिल ऑर्डर खास तौर पे नंबर 5 जो है वो स्ट्रगल कर रहा है हमारा। नंबर 4 तक फिर भी ठीक ही जाता है कि ऊपर से इमाम और फ़खर जो है वो ठीक करते हैं, बाबर आजम तो ऑफ कोर्स बेहतर जा रहे हैं, और उसके बाद रिजवान भी ठीक कर जाते हैं। मसला हमारा नंबर 5 पर और 6 पर है। 6 पर मेरे ख्याल से इफ्तिखार को चेंज नहीं किया जाएगा,
क्योंकि वो एक एडिंग बेनिफिट है कि वो बड़ी हिट भी लगा सकते हैं, लंबी जो है ना इनिंग्स भी खेल सकते हैं। रही बात नंबर 5 की, तो लग रहा है कि आज शायद एक स्पिन बॉलिंग में चेंज किया जाए और शायद नंबर 5 में तब्दीली लाई जाए। स्पिन बॉलिंग में किनको, नवाज को लेकर आना चाह रहे हैं? वो अब कुछ कह नहीं सकते, शायद प्रॉपर बॉलर ले आएंगे। साउथ शकील की जगह बनती है। देखिए अभी रिसेंटली श्रीलंका में मौजूद है, तो श्रीलंका में आपने जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और स्पेशली अगेंस्ट द स्पिन बहुत अच्छा खेले हैं साउथ शकील के। और मैं एक दो इंटरव्यूज़ भी देख रहा था जिसमें हमारे माहिरीन जो क्रिकेट एनालिस्ट है वो इस हवाले से भी बात कर रहे थे कि साउथ शकील की जगह बनती है, अगर आप लेकर जाते खिलाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? देखिए जी, अगर तो आप किसी खास एनालिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो कभी मुतमईन होंगे नहीं प्लेइंग 11 से, चाहे हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत कर आ जाए, ठीक है। तो लिहाजा आप उनसे तो एज सच हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लिहाजा अब बात यह है कि इस टाइम की जो प्लेइंग 11 है वो ओवरऑल जो है वो स्टेबल नजर आती है हमें, कि बॉलिंग के लिहाज से भी और बैटिंग के लिहाज से भी हमें स्टेबल ही नजर आती है। अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी कहेंगे कि हाँ, कोई चेंजिंग की ऐसा जरूरत नहीं नजर आती। हम 11 के 11 जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उसामा मीर अलबत्ता अभी आए, नवाज की जगह पर आए हैं, शायद वहां पर चेंजिंग पॉसिबल हो, लेकिन नंबर 6 तक की चेंजिंग जो है अब नजर मुझे लगता है कि शायद ना हो पाए, क्योंकि आगा सलमान जो है ऑलरेडी अपने आप को मनवा चुके हैं कि पहले उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रही है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हाँ, सऊद शकील जो है उनको टेस्ट क्रिकेट की बेस पर ये लेकर आए हैं अफगानिस्तान में, और अगर आपने स्क्वाड देखा हो तो फहीम अशरफ और सऊद शकील दोनों को सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए सेलेक्ट किया गया था स्क्वाड में। तो अब सऊद शकील का मुझे नहीं लगता कि फिलहाल एशिया कप में उनका कोई चांस बनेगा, क्योंकि वो शायद पुराने प्लेयर्स के साथ ही जाना पसंद करेंगे, बाबर आजम खास तौर पे। तो अब बाकी देखते हैं, शायद पॉसिबिलिटी हो भी सही। ठीक है वकास साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में हाजिर हुए। आज नाज़रीन मैच खेला जा रहा है, तीसरा वनडे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के खिलाफ। तो हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते और ओडीआई की नंबर 1 साइड बन जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।